everyone, welcome to our YouTube channel TechTube Gate Classes. Myself Amitesh Kumar Pandit. I am going to cover second part of the operating system, that is process synchronization. Hope you have already subscribed our channel. If not, please do it. This is our Gate syllabus, and in first part you have already learned about concept of process, threads and CPU scheduling. In second part, I will cover inter-process communication, concurrency and synchronization, and deadlock. Process may be two types. First one is independent process. Independent process. And second one is dependent process. Dependent process. ठीक है? Dependent process may be also called as cooperative process. कोऑपरेटिव प्रोसेस. ठीक है, इसको हम लोग डिपेंडेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव प्रोसेस. वी कैन एक्सिक्यूट P1 and P2 concurrently because both process are independent process. ठीक है, we can execute interleaved manner, यानी पार्ट ऑफ द P1 का कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद प्रिम्पशन हुआ. आफ्टर प्रिम्पशन P2 का टर्न आया और P2 एग्जीक्यूट किया. P2 जो है कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बाद फिर से प्रिंट होता है. आफ्टर प्रिम्पशन P1 को टर्न मिलता है. P1 अपना रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, रेस्ट ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1 P2 एग्जीक्यूट करता है. चलिए, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव प्रोसेस की. कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है? सपोज P1, एक प्रोसेस P1 है और दूसरा प्रोसेस P2 है. P2 इज डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ द P1. ठीक है ना, तो वी कैन से P1 अफेक्ट्स P2 और P1 गेट अफेक्टेड बाय P2. ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस है. किस टाइप का प्रोसेस है? कोऑपरेटिव प्रोसेस है. यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है. ठीक है ना, डिपेंडेंट प्रोसेस है ये. अब ये डिपेंडेंट प्रोसेस को यदि हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरलीव्ड मैनर में एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. ठीक है, इसको हम लोग अभी एग्जांपल से देखेंगे कि दो तीन एग्जांपल लेंगे हम, जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग लेंगे और उसके हेल्प से देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विथ वन एग्जांपल दैट शो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना. अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? देयर आर वेरियस वे फॉर टू कम्युनिकेट सम प्रोसेस. ठीक है, दो प्रोसेस और मल्टीपल प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए वेरियस टेक्निक्स हैं. ठीक है ना, बट हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है ना, दैट इज शेयर्ड मेमोरी. ठीक है ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में वो है शेयर्ड मेमोरी. ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड वेरिएबल्स. ठीक है ना. चलिए, तो अदर टेक्निक्स क्या क्या हैं? अदर टेक्निक्स आपका है मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग. उसके बाद है आपका
with the help of pipe, socket, ठीक है। इन सब के हेल्प से हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को देखते हैं। बट जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर शेयर्ड मेमोरी, ठीक है ना। गेट में आज तक इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, so we will focus towards shared memory type only, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज वेल नोन एग्जांपल दैट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो वी हैव, यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड सेकेंड वन इज कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो है आइटम प्रोड्यूस करता है ना, और बफर में स्टोर करते जाता है, ठीक है। एक आइटम प्रोड्यूस करेगा, बफर में स्टोर करेगा, फिर आइटम नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करेगा, बफर में स्टोर करेगा, और सेम टाइम इस काउंट के वैल्यू को अपडेट करते जाता है, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर एक आइटम को यहाँ से कंज्यूम करता है और उस आइटम का वो यूज करता है, यानी बफर से एक आइटम को रिमूव करता है। तो हम लोग एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर का एग्जांपल लेते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है ये किस टाइप के प्रोसेस हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब म्यूचुअल कोऑपरेशन कहाँ पे आती है, देखिए प्रोड्यूसर जो है आइटम प्रोड्यूस करता है, और ये कब तक आइटम को प्रोड्यूस कर सकता है, जब तक कि ये बफर में स्पेस अवेलेबल होगा, ठीक है। यदि कंज्यूमर एग्जीक्यूट ना करे तो एक सर्टेन टाइम के बाद प्रोड्यूसर आइटम को प्रोड्यूस करना टेम्पोरली बंद कर देगा, ठीक है। और कंज्यूमर जो है यहाँ से एक एक आइटम को कंज्यूम करते जाता है, ठीक है। अब कंज्यूमर कब तक आइटम को कंज्यूम कर सकता है, जब तक कि बफर में एटलीस्ट वन आइटम हो, ठीक है ना। तो कंज्यूमर जो है यदि यहाँ से आइटम कंज्यूम करते जाए और प्रोड्यूसर जो है वो आइटम प्रोड्यूस ना करे, एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद कंज्यूमर आइटम कंज्यूम करना टेम्पोरली स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो ये दोनों प्रोसेस क्या हो गया, एक दूसरे के कोऑपरेशन से चल रहा है, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस एक दूसरे के कोऑपरेशन से चल रहा है तो यहाँ पे जो है कुछ शेयर्ड मेमोरी होगा, है ना, कुछ ऐसा रिसोर्स होगा जिसके हेल्प से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। दैट इज आवर बफर एंड काउंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये शेयर्ड मेमोरी के टाइप से होता है। तो काउंट क्या है, शेयर्ड मेमोरी है, शेयर्ड बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के पास खुद का एक लोकल वेरिएबल है, दैट इज इन वेरिएबल। इन वेरिएबल्स पॉइंट द एड्रेस ऑफ द लोकेशन और लोकेशन ऑफ द बफर वेयर प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है एक आइटम को जिस लोकेशन पे पुट करेगा और प्लेस करेगा, उस लोकेशन के एड्रेस को कहाँ होल्ड करते हैं, इन रजिस्टर, इन वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद जो है एक रजिस्टर आरपी, ये प्रोड्यूसर का अपना लोकल रजिस्टर है। सिमिलरली कंज्यूमर के पास एक लोकल वेरिएबल है, दैट इज आउट वेरिएबल। आउट वेरिएबल होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द बफर फ्रॉम वेयर कंज्यूमर कैन कंज्यूम वन आइटम, ठीक है ना। कंज्यूमर जिस लोकेशन से आइटम को कंज्यूम करेगा उस लोकेशन का एड्रेस कहाँ होल्ड करता है, आउट वेरिएबल में, और आउट वेरिएबल कंज्यूमर का लोकल वेरिएबल है। और कंज्यूमर का अपना खुद का एक रजिस्टर है, दैट इज रजिस्टर आरसी, ठीक है। काउंट वेरिएबल जो है, काउंट वेरिएबल ये
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में शेयर्ड है ना, ये शेयर्ड मेमोरी है। कंज्यूमर और बफर ये दोनों जो शेयर्ड मेमोरी है इसका यूज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों करता है। ठीक, अब जो है अब हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर एक आइटम को कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम देखने से पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए आइटम आई 0 है, आई 0 आइटम यदि यहाँ पुट हो रहा है तो इनकी वेरिएबल इन वैल्यू क्या होनी चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे आई नोट, आई 1, आई 2, आई 3। ठीक है, ये 4 आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है इन वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन वेरिएबल नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है, सो इन वेरिएबल की वैल्यू 4 होगी। ठीक है ना, चलिए काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। काउंट की वैल्यू टोटल कितने आइटम है अवेलेबल यहाँ पे 4 आइटम, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। देन अब कंज्यूमर जो है आइटम यदि कंज्यूम करना चाहेगा तो किस लोकेशन से वो कंज्यूम करेगा। पहला लोकेशन का एड्रेस 0 है तो 0 से वो कंज्यूम करेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, लेकिन इनिशियलाइज कर लिए कि बिगिनिंग में ही मेरे पास 4 आइटम अवेलेबल है। बफर में कितने आइटम है 4 आइटम अवेलेबल है। चलिए अब हम जो है प्रोड्यूसर के जो कोड है उसको देखते हैं। ठीक है ना, सो प्रोड्यूसर का जो कोड है इसमें देखिए सबसे पहला लाइन है व्हाइल ट्रू। अच्छा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों जो है कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये दोनों जो है इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब तक बफर में स्पेस अवेलेबल होगा तब तक प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस करते जाएगा, और बफर में यदि स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये टेम्पोरली सस्पेंड करेगा, है ना। अब सपोज कीजिए बफर फुल हो चुका है, उसके कुछ देर के बाद जो है कंज्यूमर एक आइटम को कंज्यूम कर लिया, तो फिर क्या प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। यस, जैसे ही बफर में एक वैकेंट स्पेस मिलेगा वैसे ही प्रोड्यूसर एक आइटम को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या बताया आपको कि प्रोड्यूसर का जो प्रोसेस है वह कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए आपका इनफाइनाइट लूप हो गया। नेक्स्ट जो है, अब इनफाइनाइट टाइम तो प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करेगा, बट बफर का साइज तो लिमिटेड है ना। तो बफर के साइज, यदि बफर का साइज यानी बफर यदि फुल हो चुका है तो उसके बाद तो आइटम ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे बफर फुल के कंडीशन को हम लोग चेक किए हैं। ठीक है ना, सो व्हाइल लूप के अंदर जब प्रोड्यूसर के प्रोसेस के अंदर हम आते हैं तो सबसे पहला कंडीशन जो हम चेक करते हैं, क्या बफर में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। यदि स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वह टेम्पोरली वहीं सस्पेंड करेगा। अब देखिए यहाँ व्हाइल लूप में कंडीशन यदि ट्रू होगा उसके बाद सेमी कॉलन लगा है तो वहीं पे रिपीट करते रह जाएगा, है ना। लूप से बाहर कब आएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स का मीन्स देयर इज सम स्पेस इन बफर, राइट। चलिए उसके बाद जो है यदि सपोज कीजिए कि बफर में कुछ स्पेस अवेलेबल है तो उसके बाद प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस करेगा। चलिए यहाँ पर हम ले ले रहे हैं आइटम आई, ठीक है, यहाँ पे आइटम i4 ले लिए। ठीक है ना, अब आइटम i4 ये प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट वह क्या होना चाहिए, बफर के इन में। ठीक है ना, एक आइटम जो प्रोड्यूस होगा तो उसको कहाँ रखना है, बफर के इन में। तो आइटम p जो था मेरा यहाँ 4 वह कहाँ रखेगा आप, बफर के इन वाले लोकेशन। इन मतलब अभी तो 4th लोकेशन पे हम i4 को पुट। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब
इन वेरिएबल नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, है ना, नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन को यह पॉइंट करेगा। तो ये जो है 4 से क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, जब इन वेरिएबल को हम अपडेट कर दिए तो उसके बाद अब क्या अपडेट करना है। अब देखिए बफर में 5 आइटम्स हो रहे हैं तो काउंट की वैल्यू हो जानी चाहिए थी, 5 हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज 1 करेंगे, है ना, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज 1 करेंगे। लेकिन जो काउंट है ये काउंट इंस्ट्रक्शन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये आपका एटॉमिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। एटॉमिक कहने का मतलब है यह जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि यह 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन से बना हुआ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको हम लोग 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लोड RP विथ काउंट वैल्यू। ठीक है, मेमोरी का जो मेमोरी में काउंट वैल्यू था हम लोग रीड करते हैं। ठीक है ना, और काउंट को रीड करके कहाँ लाते हैं, रजिस्टर RP। RP रजिस्टर है, प्रोड्यूसर का रजिस्टर है। देन हम लोग करते हैं इंक्रीमेंट ऑन RP। अब RP रजिस्टर के वैल्यू में हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद जो है थर्ड इंस्ट्रक्शन है मेरा थर्ड इंस्ट्रक्शन है स्टोर काउंट वैल्यू। काउंट वैल्यू को अपडेट करना है, और काउंट वैल्यू को किसके साथ अपडेट करेंगे, रजिस्टर RP वैल्यू के साथ। ठीक है ना, अब आप कहेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 जब था तो हम इसको जो है पहले लोड किए रजिस्टर लाए, यानी काउंट वैल्यू यहाँ से लेके पहले आए और फिर यहाँ इंक्रीज किए, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ वापस अपडेट कर रहे हैं। करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम काउंट एडिशन पर देखिए यहाँ काउंट कहाँ पे है, काउंट मेमोरी में, और वी कैन परफॉर्म आइदर रीड और राइट ऑपरेशन ऑन मेमोरी। तो मेमोरी पे कौन कौन कर सकते हैं हम लोग, आइदर रीड का और राइट ऑपरेशन, है ना। उसके अलावा कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग मेमोरी पे परफॉर्म नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई मेमोरी के वैल्यू पहले जो है ले आए रजिस्टर में। अच्छा, CPU जब ALU रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, और ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ऑपरेंड एक्सेप्ट करता है, वो ऑपरेंड कहाँ होता है, में होता है। वह ऑपरेंड जो है यदि मेमोरी में भी है तो पहले मेमोरी से रजिस्टर में ले आता है, देन उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, तो यहाँ काउंट की वैल्यू पहले चलिए यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं की, तो काउंट की वैल्यू अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले काउंट की वैल्यू होगा रजिस्टर RP में, काउंट की वैल्यू को रीड करके ले आए, देन इंक्रीज बाय 1 करना है, इंक्रीज किए। अब उसके बाद जो है इस रजिस्टर RP के वैल्यू को अपडेट करना है ना, काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है विथ रजिस्टर RP। इसको जब अपडेट करेंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जो है सिमिलरली जो ये आपका प्रोग्राम था इसी टाइप से कंज्यूमर का भी कोड होगा, तो कंज्यूमर का भी कोड सेम टाइप का है। कंज्यूमर कितने बार एग्जीक्यूट कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है ना, कंज्यूमर भी इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बट जब तक बफर में एटलीस्ट 1 आइटम अवेलेबल रहेगा तभी वो कंज्यूम कर सकता है। एम्प्टी हो गया तो
टाइम पे कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता। तो क्या किए, पहले तो इनफाइनाइट कि ये कर सकता है ना, तो इसको लगा दिए। जो हम लोग कंडीशन कर रहे हैं, क्या बफर एम्प्टी तो नहीं है, बफर नहीं है, कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन बाहर आएगा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, बफर से को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ, तो किस आइटम को हम लोग रिमूव करेंगे, बफर, बफर के आउट लोकेशन से, आउट लोकेशन में 0, यानी पहला आइटम जो रिमूव होगा दैट इज I0। ठीक है, I0 को हम लोग रिमूव करिए, आउट वैल्यू को अपडेट करना, यानी नेक्स्ट आइटम जो कंज्यूम करना होगा उसका एड्रेस क्या होगा, राइट, और उसका काउंट डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, तो आइटम कंज्यूम कर लिया है। यहाँ भी जो है काउंट आपका एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, या एटॉमिक इंस्ट्रक्शन नहीं, इसके जगह पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, जैसा वहां पे था वैसे ही लोड RP विथ मेमोरी काउंट। ठीक है ना, काउंट की वैल्यू से रजिस्टर में सेकेंड माइक्रोन होगा आपका इंक्रीमेंट का। ठीक है, इंक्रीमेंट करें किसमें, रजिस्टर RC में, यहाँ RP नहीं होगा, कंज्यूमर का रजिस्टर क्या है, RC रजिस्टर है, ये रजिस्टर RC है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आफ्टर डिक्रीमेंट, परफॉर्मिंग द डिक्रीमेंट ऑपरेशन वी हैव टू स्टोर। ठीक है, स्टोर करेंगे इसको, मेमोरी के काउंट के वैल्यू को, और किससे स्टोर करेंगे, RC के वैल्यू से। ठीक है ना, RC के वैल्यू से काउंट को अपडेट कर देंगे। चलिए, यहाँ पे जो है एक आइटम तो रिमूव कर दिए, अब काउंट के वैल्यू अपडेट करना है ना, काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, है? तो सबसे पहला टास्क परफॉर्म होगा, काउंट की वैल्यू को RC में के लाएंगे। काउंट का वैल्यू क्या है अभी 5, यहाँ आ जाएगा RC में 5। ठीक है, इसके बाद जो है RC में डिक्रीमेंट ऑपरेशन फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा 4। आफ्टर दैट काउंट के वैल्यू देंगे के वैल्यू से, तो काउंट की वैल्यू को 5 जो है रिप्लेस होके आ जाएगा 4। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन क्यों है, जो आपका ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन कहलाता है, यानी ये एक क्लॉक साइकिल में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है ना। लेकिन जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 है, ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि यह जो है एक क्लॉक में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता है। और काउंट जो है वह आपका मेमोरी में है, तो मेमोरी पे हम लोग कभी भी 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। ठीक है ना, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग काउंट वेरिएबल पे, यानी मेमोरी पे हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, है ना। मेमोरी पे डायरेक्टली अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं, CPU डायरेक्ट अटैच होता है रजिस्टर से, तो ये मेमोरी की वैल्यू है उसको पहले हमको रजिस्टर में लाना पड़ता है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, किसके थ्रू हो रहा है, काउंट वेरिएबल के थ्रू हो रहा है ना। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी के हेल्प से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, इसके बाद जाके हम लोग जो है एक और आइटम को प्रोड्यूस करेंगे, और अब जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है ना, तो ये इंटर कम्युनिकेशन भी होगा, और हम इसको कंकरेंटली, यानी जो है 2 कोऑर्डिनेट प्रोसेस है, इसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराएंगे। कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराने का मीन्स क्या होगा,
कि कुछ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन टर्न्स गिवन टू सेकेंड पार्ट यानी कंज्यूमर, और जब कंज्यूमर को टर्न देते हैं तो कंज्यूमर अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, उसके कुछ देर बाद फिर से प्रिम्पशन होता है और प्रोड्यूसर यानी इंटरलीव मैनर में ये एग्जीक्यूट करता है। सो फर्स्ट टेक द स्ट्रेटजी 1 है ना, हम लोग S1 लेते हैं और इसमें एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस कुछ इस टाइप है। ये मेरा एग्जीक्यूशन हम प्रॉब्लम यदि हम दो जो के प्रोसेस है ना, जो दो प्रोसेस है इसको यदि हम इंटर में एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम है हम ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसमें देखते हैं क्या होता है यदि हम एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो काउंट, यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल कौन है, काउंट है, तो काउंट पे जब भी ऑपरेशन पर उसी जगह पर एराइज हो सकता है। हम लोग देखिए ये 3 स्टेप जो है 3 इसी पे करें, ठीक है। तो यहाँ P1 प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोड्यूसर अपना सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद जो है जा रहा है आफ्टर प्रिम्पशन कंज्यूमर को टर्न मिल रहा है, कंज्यूमर अपना फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और कंज्यूमर अपना लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट इज थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस कंज्यूमर के कंप्लीट के बाद प्रोड्यूसर का जो लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन था दैट इज थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है दोनों प्रोसेस को करेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर एक आइटम प्रोड्यूस किया दैट इज I5, जब I5 यहाँ होगा इन वेरिएबल में इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है, काउंट की वैल्यू को जब ये अपडेट करने जा रहा है सबसे पहला स्टेप काउंट वैल्यू को रीड करके अपने रजिस्टर में लाएगा, तो काउंट का वैल्यू है करेंटली 4, यानी पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया है। दूसरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज R बाय 1, तो रजिस्टर पेयर की इंक्रीमेंट 1 की, ये हो गया 5, ठीक है ना। रजिस्टर पेयर वैल्यू ये इंक्रीमेंट हुआ यानी 5। इसके बाद देखिए प्रिंट हो जा रहा है, प्रोड्यूसर का जो प्रोसेस है वो प्रिंट हो जा रहा है, आफ्टर प्रिम्पशन को मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है और कंज्यूमर का टर्न आ रहा है तो ये अपना पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक आइटम यहाँ से ये रिमूव कर चुका होगा, रिमूव करने के साथ आउट वैल्यू को ये अपडेट कर चुका होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आउट की वैल्यू अब 2 हो जाएगा। आउट को अपडेट करने के बाद ये काउंट के वैल्यू को अपडेट करना चाहेगा, काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए सबसे पहले काउंट को रीड करके लोकल रजिस्टर आएगा, ठीक है। तो काउंट का करंट वैल्यू है 4, यहाँ पे भी 4 से कोई मतलब नहीं, जो भी वैल्यू हो यहाँ, ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा यह 4 से, तो यह जो है 4 कॉपी हो इसमें रजिस्टर में कॉपी हो गया। इसके बाद जो है यहाँ इंक्रीमेंट का ऑपरेशन फॉर्म होगा सेकंड इंस्ट्रक्शन की हेल्प, कंज्यूमर का जो सेकंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा यानी डिक्रीमेंट आरसी को यदि हम डिक्रीमेंट करते हैं यहाँ कितना वैल्यू जाएगा, ये 4 से डिक्रीमेंट होकर के, ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर का तीसरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ थर्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर द काउंट वैल्यू विल बी अपडेटेड बाय वैल्यू ऑफ द आरसी रजिस्टर के वैल्यू से काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कंज्यूमर जो है अपना लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन यानी थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट थर्ड इंस्ट्रक्शन गिवन प्रोड्यूसर
का जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन था दैट इज थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा मीन्स स्टोर यानी काउंट के वैल्यू को यह अपडेट करेगा इसके वैल्यू के साथ, रजिस्टर आरपी के वैल्यू के साथ। चलिए काउंट के वैल्यू को यह अपडेट कर दे रहा है, काउंट के वैल्यू को अपडेट करेगा रजिस्टर आरपी के वैल्यू। आरपी में कितना है, आरपी 5 से यह रिलीज कर। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा आप, है ना, कि एक्चुअल आइटम जो बफर में अवेलेबल है दैट इज टोटल 4 आइटम अवेलेबल इन आवर बफर। ठीक है, बफर में 4 आइटम अवेलेबल है, बट काउंट शो देयर इज 5 आइटम्स अवेलेबल इन बफर। ठीक है ना, काउंट वेरिएबल जो है ये बता रहा है कि 5 जो है आइटम बफर में अवेलेबल है, बट एक्चुअल बफर में ओनली 4 आइटम्स अवेलेबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब दो कोऑपरेटिव प्रोसेस को कंकरेंटली हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज होती है। अब चलिए, अब हम दूसरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, अब हम लेते हैं स्ट्रेटजी S2। ठीक है ना, यहाँ पे हम लेते हैं प्रोड्यूसर जो है, यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, देन प्रोड्यूसर अपना सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो है चांस मिलता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है, सेकेंड कंप्लीट करता है, और इसके बाद जो है फिर से प्रिंट करता है, चलता है किसको, प्रोड्यूसर को, देन प्रोड्यूसर देयर थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूसर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसके बाद जो है प्रोड्यूसर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, चांस मिलता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपने था हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर से हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो बफर में आइटम्स अवेलेबल हैं, बफर में 4 आइटम्स अवेलेबल हैं, काउंट की वैल्यू हम इनिशियल पोजीशन को ला दिए हैं। ठीक है ना, जो अभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर चलाए थे इस इम्पैक्ट इसको लोग हटा दिए। तो एक आने के बाद वैल्यू आएगा, टोटल जो प्राइम से अवेलेबल है तो काउंट की वैल्यू हो गई 4। ठीक है ना, और इन यानी नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ पे प्रोड्यूस करना है 5, यहाँ तक सही है, और लेवल का वैल्यू जो नेक्स्ट आइटम होगा वो अब इक्वेशन 1 से होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को रन कराते हैं। ठीक है ना, पहले जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना आइटम 5 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, आइटम 5 को प्रोड्यूस करने के बाद यह क्या करेगा, इनके वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा,
उसके बाद यह उसके बाद जो है ये काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा, है ना। काउंट की वैल्यू को जब अपडेट करेगा तो उसमें यह पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहा है। पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो काउंट का करंट वैल्यू है उसको रीड करेगा। काउंट का करंट वैल्यू है 4, ये 4 को रीड कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के बाद यह 4 से हो जाएगा 5 1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ प्रिम्पशन हो जाएगा। आफ्टर प्रिम्पशन कंज्यूमर अपना फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी इससे पहले ये क्या किया होगा, एक आइटम मूव किया होगा, आउट वैल्यू में को अपडेट किया होगा, वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट बाय 1, यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद जो है ये काउंट के वैल्यू को अपडेट करने का कोशिश करेगा। काउंट के वैल्यू को अपडेट किया, यह जो करंट वैल्यू ऑफ काउंट को रीड करेगा। करंट वैल्यू ऑफ को जब रीड करेगा तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। करंट वैल्यू ऑफ काउंट जो है 4, ठीक है। उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पे डिक्रीमेंट जब तो ये 4 से हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए टर्न हो रहा है और टर्न रहा है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर अपना लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराए। थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन कराने के बाद क्या, जो आरपी में वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर करेगा कहाँ पे, काउंट वेरिएबल में। तो काउंट वैल्यू जो है अपडेट होकर के हो जाएगा 5, ठीक है ना, क्योंकि आरपी में अभी है 5। तो काउंट अपडेट हो गया। इसके बाद जाके यहाँ पे देखिए जो अपना थर्ड करता है प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद कंज्यूमर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा, राइट। जब कंज्यूमर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा ये वाला, तो क्या होगा, थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन यानी जो रजिस्टर सी में वैल्यू है स्टोर, आरसी की वैल्यू से अपडेट करेगा किसको, काउंट को। तो आरसी में अभी कितना है 3 है, तो 3 से इसको अपडेट कर दी, यानी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, यदि लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट कर रहा था तो काउंट की वैल्यू मिल रही थी मुझे 5, ठीक है ना। लास्ट का वैल्यू कंज्यूमर एग्जीक्यूट करा रहा है तो काउंट का वैल्यू मिल रहा है 3, है ना। सेम इंस्ट्रक्शन है, सेम आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस स्ट्रेटजी जो है वो अलग है। पहले में जो है प्रोड्यूसर अपना 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने के बाद प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद कंज्यूमर अपना कंप्लीट तीनों माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर जो है कंज्यूमर के कंप्लीट होने के बाद प्रोड्यूसर अपना लास्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी 2 में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर अपना 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहा है, फिर टर्न मिल रहा है कंज्यूमर को। कंज्यूमर अपना 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर टर्न मिल रहा है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद कंज्यूमर अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। तो काउंट की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, जो प्रोसेस लास्ट में अपडेट कर रहा है उसी का अपडेट यहाँ शो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में जो अपडेट कर रहा है उसी का अपडेट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए स्ट्रेटजी 2 में भी क्या हुआ, आइटम टोटल कितने बफर में अवेलेबल हैं, टोटल 4 आइटम्स अवेलेबल इन बफर, बट काउंट वैल्यू कितना बता रहा है, काउंट बता रहा है ओनली 3 आइटम्स अवेलेबल इन बफर। तो अगेन वी फाइंड देयर एग्जिस्ट सम इंकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम परसिस्ट, कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस का, दैट इज प्रिंटर स्पूलर डेमोन, ठीक है। सपोज वी हैव 5 कंप्यूटर
and one printer. All 5 computers connected with only one printer. ठीक है ना, यानी प्रिंटर क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स हो गया। चलिए, अब हर एक कंप्यूटर जो प्रिंट कमांड दे रहा है, तो कंप्यूटर 1 प्रोसेस 1 क्रिएट कर रहा है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर से एक ही प्रोसेस क्रिएट होगा। एक कंप्यूटर से आप कई प्रिंट कमांड दे सकते हैं, तो जितने कमांड देंगे उतने प्रोसेस क्रिएट होंगे। चलिए हम लोग पहले एज्यूम करते हैं कि वन कंप्यूटर से 1 प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा, जैसे ही आप प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंट कमांड देने के साथ ही वह फाइल कहाँ पे कॉपी हो जाता है, वो फाइल स्पूल डायरेक्टरी में कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। स्पूल डायरेक्टरी में कॉपी होता है, लेकिन स्पूल डायरेक्टरी की किस लोकेशन पे कॉपी होगा वो डिसाइड करता है आपका इनवेरिएबल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पी आई और रजिस्टर आर आई, तो सपोज कीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है P1, तो P1 का खुद का एक रजिस्टर होगा, दैट इज R1। इसी टाइप से प्रोसेस P2 का अपना एक रजिस्टर होगा, दैट इज R2। इसी टाइप से P3 का अपना एक रजिस्टर होगा, ठीक है ना, दैट इज R3। बिगिनिंग में हम ओनली 3 प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये प्रिंट कमांड जब हम देते हैं, तो ये प्रिंट कमांड से क्या होगा, ये प्रिंट कमांड से एक जो फाइल है वो फाइल स्पूल डायरेक्टरी में मूव करेगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब स्पूल डायरेक्टरी में जब हम कोई फाइल को पुट करते हैं, यानी प्रिंट कमांड देते हैं, तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है फाइल एंट्री करने का। सबसे पहले जो रजिस्टर आर आई किसका रजिस्टर है, प्रोसेस पी आई का लोकल रजिस्टर, यानी खुद का रजिस्टर जो है वो है आर आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन वेरिएबल का वैल्यू को कॉपी करेगा रजिस्टर में। चलिए, तो इन वेरिएबल किसके एड्रेस को होल्ड करता है, जिस लोकेशन पे अभी करंट में फाइल को कॉपी करना है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए यहाँ पे a.doc b.pdf c.jpg, ये ऑलरेडी 3 फाइल्स अवेलेबल हैं स्पूल डायरेक्टरी में, ठीक है ना। स्पूल डायरेक्टरी में 3 फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इनका वैल्यू 3 है। इनिशियल वैल्यू हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ये है, ठीक है। और यदि प्रिंटर यहाँ से आइटम को कंज्यूम करना यानी प्रिंट कर देगा, तो प्रिंट करने के साथ सबसे पहले किस डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट करेगा, जो कि 0 लोकेशन पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब एज्यूम कर रहे हैं P1, P2, P3। P3 हम नहीं लेते हैं, P1 और P2 दो ही प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो P1 प्रोसेस जो है ये कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है, e.pdf, और P2 जो है वह किस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहा है, f.jpg, ठीक है ना। तो P1 प्रोसेस जो है e.pdf को प्रिंट करने के लिए कमांड दे रहा है, और P2 प्रोसेस जो है वह f.jpg को प्रिंट करने का कमांड दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो किस लोकेशन में जाएगा, सबसे पहले ये सबसे पहला काम जो करेगा, इन वेरिएबल के वैल्यू को काउंट करके लाएगा, कहाँ पे, लोकल रजिस्टर में। तो P1 जब चलेगा तो यहाँ पे इन वैल्यू को कॉपी करेंगे, तो रजिस्टर R1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। सो R3 की वैल्यू R1 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स स्पूल डायरेक्टरी में
जो प्रोसेस P1 का फाइल नेम है उस फाइल को कॉपी करेगा। यानी P1 जिस फाइल को प्रिंट करने के लिए कमांड दिया वो फाइल स्पूल डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा। किसके हेल्प से? ये सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। फर्स्ट से तो ये जो आपका RI लोड हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है e.pdf ये आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोड हो गया, सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे कॉपी हो गया। और यदि थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करता है ना, थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करता है तो RI की वैल्यू में इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को यदि एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर इन यानी इन वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेंगे रजिस्टर R1 की वैल्यू के साथ, है ना। ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट कर रहा है ना। सिक्वेंसली हम लोग देख रहे हैं। यदि P2 एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 क्या करेगा, सबसे पहले f.jpg को स्पूल डायरेक्टरी में देगा, है ना। स्पूल डायरेक्टरी में देने के बाद सबसे पहले तो ये रजिस्टर को लोड कर लेगा। तो काउंट का वैल्यू करेंटली है 4, तो 4 को रीड कर लेगा और उसके बाद स्पूल डायरेक्टरी में फाइल रखेगा कॉपी करके। उसके बाद जो है R2 की वैल्यू को अपडेट बाय 1 कर लेगा, ठीक है ना। इंक्रीज करने के बाद अब रजिस्टर R2 के वैल्यू को कॉपी कर देगा कहाँ पे, इन वेरिएबल में। मीन्स अब जो नेक्स्ट फाइल जो है स्पूल डायरेक्टरी में रखेंगे वो क्या होगा, 5th लोकेशन, ठीक है, 6th लोकेशन होगा, यानी लोकेशन नंबर 5 होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि जब पहले P1 एग्जीक्यूट कर लिया, P1 के कंप्लीट होने के बाद P2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, अब देखिए हम एक नया एक जो है स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। सपोज कीजिए दिस इज आवर स्ट्रेटजी S3 और यहाँ पे जो है सिक्वेंसली नहीं चल के कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो P1 जो है यानी जो P1 प्रोसेस है वह अपना फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 अपना सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और इसके बाद सपोज कीजिए टर्न मिल जा रहा है दूसरे प्रोसेस को, तो P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ये है फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद जो है P2 अपना सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, P2 थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 जो है वह फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। यानी P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P2 P1 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो P1 जो है 2 माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया था, उसके बाद ये थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा और उसके बाद जो है P1 वह फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये हम एक स्ट्रेटजी ले लिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 2 फाइल इसको हम लोग अपडेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलिए हम इस दोनों फाइल को पहले रिमूव कर ले रहे हैं। रिमूव कर लिए यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले जो है P1 जो है P1 प्रोसेस वो अपना पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, अच्छा इसको हम अपडेट नहीं किए थे ना, इसको अपडेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू को रीड करेगा रजिस्टर RP में यानी RI में। तो यहाँ पे 3 जो है P1 रिक्वेस्ट किया था तो R1 में चला जाएगा वो वैल्यू, है ना।
उसके बाद जो है स्पूल डायरेक्टरी में वो फाइल को कॉपी करेंगे। तो वो फाइल कौन सा है, e.pdf, ठीक है ना, e.pdf। ये हो गया, सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट करके प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है ना। अब P2 प्रोसेस अपना पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यह भी जो है क्या करेगा, सबसे पहले जो काउंट की वैल्यू है उसको रीड करके अपने रजिस्टर में लाएगा, ठीक है ना। काउंट की वैल्यू को रीड करके अपने रजिस्टर में लाएगा। यहाँ पे रीड करके लाएगा तो काउंट का वैल्यू अभी आएगा 3, ठीक है ना, काउंट का वैल्यू आ गया 3। इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए क्या करेगा, सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या कर रहा है, स्टोर स्पूल डायरेक्टरी किस लोकेशन पे, RI वाले लोकेशन पे। तो P2 प्रोसेस जो है वह R2 वाले लोकेशन पे, R2 में क्या वैल्यू है 3, उस पे जो है एक फाइल को पुट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्पूल डायरेक्टरी के थर्ड लोकेशन नंबर 3 पे, यहाँ पे वो फाइल को अपडेट कर देगा। यहाँ पे जो पहले से था उस फाइल को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे पुट करेगा कौन सा फाइल, f.jpg, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, यहाँ जब यह सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहा था P2 प्रोसेस, तो क्या किया, जो लोकेशन था उस लोकेशन पर ऑलरेडी एक प्रोसेस था, यानी एक जो है डॉक्यूमेंट था प्रिंट होने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होने से पहले ही उसको रिप्लेस करके दूसरा एक फाइल पुट कर दिया गया, है ना। अब इसके बाद जो है P2 अपना सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन में तो इसको रिप्लेस कर दिया। अब P2 अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएं। थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट कराएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 1, 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा तो यह जो है वैल्यू अपडेट कर देगा, कहाँ पे अपडेट करेगा, इन वेरिएबल में, इनकी वैल्यू हो जाएगी अब 4, ठीक है ना। और इसके बाद जो है P1 अपना थर्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराएगा, मीन्स यह जो है इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया। और ये फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूट कराएगा। फोर्थ माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब ये एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है, यानी फोर्थ काउंट की वैल्यू को RI में जो वैल्यू है उससे अपडेट कर देगा, ठीक है ना। RI में जो वैल्यू है उससे काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देगा, और ये पहले से ही 4 था, इसको रिप्लेस करके यह 4 ला देगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, लॉस ऑफ डेटा। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो हम ऑब्जर्व किए दैट इज लॉस ऑफ डेटा और लॉस ऑफ फाइल, ठीक है ना। तो दो प्रॉब्लम को हम लोग ऑब्जर्व किए, ठीक है ना। जो कोऑपरेटिव प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है और यदि हम उसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करते हैं तो देयर माइट बी ए चांस ऑफ लॉस ऑफ डेटा। पहले में हम लोग क्या देखे थे, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आई। यहाँ पे देखिए इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे इन वेरिएबल बता रहा है 4, यानी नेक्स्ट जो आपको आइटम रखना है वह फोर्थ लोकेशन पे रखना है। फोर्थ लोकेशन देखिए यहाँ पे एम्प्टी है ना। चलिए, लेकिन इससे पहले वाले में थर्ड एम्प्टी नहीं था, फिर भी उसको थर्ड पे ही रिप्लेस किया, है ना। सो यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा की चांस बनती है। ये तो हो गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें देखते हैं तीसरा क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, ठीक है ना। सो थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, तीसरा एग्जांपल जो है कोऑपरेटिव प्रोसेस का,
जहाँ पे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा हो, है ना। 2 कोऑपरेटिव प्रोसेस लिए हैं, यहाँ पे 5 कोऑपरेटिव प्रोसेस, P1 से लेके P5 तक। चलिए अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा मजेदार प्रॉब्लम है ना। इसमें टोटल 5 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल पे 5 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 फिलोसफर, ये P1 से लेके P5 तक, और यहाँ पे देखिए चॉप स्टिक रखा हुआ है ना। टोटल कितने चॉप स्टिक हैं? 5 चॉप स्टिक्स भी अवेलेबल है, और सेंटर में नूडल्स रखा हुआ है, ठीक है ना। अब फिलोसफर जो है, फिलोसफर कब खाना स्टार्ट करेगा? जब फिलोसफर को दोनों फॉर्क अवेलेबल मिले, ठीक है ना। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों हैंड में यदि इसको फॉर्क अवेलेबल मिलता है और चॉप स्टिक अवेलेबल मिलता है, तभी यह खाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम फिलोसफर के ही साथ हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग तो 3 इडियट के जैसे जो है खाने पे टूटने वाले हैं, हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम एराई नहीं होता है ना। कि पहले लेफ्ट चॉप स्टिक मिलेगा, राइट मिलेगा, 2 चॉप स्टिक मिलेगा, हम लोग मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं रखते हैं, है कि नहीं है। ओके, गुड। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम क्या है राइज हो रही, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिलोसफर जो है, कोई भी फिलोसफर जब तक 2 चॉप स्टिक इसको नहीं मिलेगा तब तक ये खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हर एक फिलोसफर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में यहाँ पे चॉप स्टिक्स। अब एक केस एज्यूम कीजिए, है ना, कि जितने फिलोसफर हैं ऑल के ऑल एक साथ भूखे हो रहे हैं, ठीक है। यानी पांचों फिलोसफर को एक साथ भूख लग गया हो और पांचों एक साथ जो है चॉप स्टिक उठा रहा हो, ठीक है ना। और इन केस यदि पांचों का पांचों आइदर राइट हैंडेड हैं और लेफ्ट हैंडेड हैं, ठीक है ना। हम एज्यूम करते हैं पांचों फिलोसफर राइट हैंडेड है। सबसे पहले वह राइट हैंड में जो है चॉप स्टिक उठाएंगे, ठीक है ना। अब राइट हैंड से यदि पांचों फिलोसफर अपना राइट फॉर्क को उठा चुका है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब एक भी फॉर्क अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। किसी भी फिलोसफर को अब दूसरा फॉर्क नहीं मिलेगा। अब जब तक फॉर्क नहीं मिलेगा तब तक वह नूडल नहीं खाएगा, ठीक है ना। जब तक फॉर्क नहीं मिलेगा तब तक ये खाना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी सारे फिलोसफर को एक एक फॉर्क मिला है, और ये दोनों, ये जो है सारे फिलोसफर दूसरे फॉर्क के लिए वेट करते रहेंगे। अब ये कब तक वेट करेंगे? कब तक वेट करेंगे? ये इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है, यानी कोई भी फिलोसफर जो अपने हाथ में चॉपस्टिक ले लिया है उसको नहीं रख रहा है। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक चॉपस्टिक को रखेगा नहीं, है ना। तो ये जो है ये भूखे मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये फिलोसफर है, राइट। चलिए अब ये प्रॉब्लम जो है, ये जो इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेगा, इसको हम लोग जो है बोलते हैं डेडलॉक। किस सिचुएशन में आ गया ये? डेडलॉक, ठीक है ना। मर जाएगा लेकिन एक चॉपस्टिक से ये खाएगा नहीं, है ना। अब डेडलॉक में जो है, अब डेडलॉक में भी जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि कैसे डेडलॉक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कैसे डेडलॉक यदि आ रहा है तो उससे हम लोग डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं, है ना। कैसे डेडलॉक को जो है आने के बाद उस डेडलॉक से बचा जा सकता है, यानी सेफ सीक्वेंस क्या हो सकता है, कैसे एग्जीक्यूट करें। तो सेफ सीक्वेंस यदि हम इसमें देखें तो क्या हो सकता है कि एटलीस्ट वन फिलोसफर जो है वो लेफ्ट चॉप स्टिक जो है वो पहले रिसीव करें, उठाए, है ना। बाकी के सारे जो हैं वो राइट चॉप स्टिक पहले उठाएं, बट एक फिलोसफर ऐसा हो जो कि लेफ्ट चॉप स्टिक पहले उठाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि कोई लेफ्ट चॉप स्टिक उठा लिया है ना,
तो उसको जो है राइट वाला अवेलेबल मिलने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि उसके बाद देखिए यदि देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे P5 जो है वह लेफ्ट चॉपस्टिक को पहले रिसीव कर रहा है, उठा रहा है, और बाकी जो है वह राइट चॉपस्टिक को उठा रहा है। ठीक है ना, राइट चॉपस्टिक को यह सेलेक्ट कर रहा है बाकी। चलिए ये जो है सपोज कीजिए ये पहले लेफ्ट वाला सेलेक्ट कर लिया, इसके लेफ्ट में कौन आएगा, ये वाला। ये चॉपस्टिक जो है P5 रिसीव कर लिया है, ठीक है ना, और ये राइट वाले को उठा रहा है पहले। तो राइट, इसके राइट में कौन सा होगा, इसके राइट में ये होगा, इसके लिए यह जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये जो है P5 पहले रिसीव कर चुका है ना। अब यहाँ पे देखिए P2 किसको पहले पिक करेगा, राइट हैंड को। तो राइट हैंड यहाँ नहीं, ये P2 इसको एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ P3 एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना, और ये P4 एक्सेप्ट कर लिया है। अभी देखिए सभी जो है राइट ऑप्ट किए थे और एक जो है वो लेफ्ट ऑप्ट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है राइट वाला यहाँ अवेलेबल मिलेगा। अब इसके बाद जो है जब दूसरा चॉपस्टिक के लिए जाएगा तो P5 को यहाँ पे दूसरा चॉपस्टिक भी मिल जाएगा, यस और नो, P5 को दूसरा चॉपस्टिक भी मिल जाएगा। तो यानी देखिए P5 अपना जो है खाना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसको दो चॉपस्टिक मिल चुका है ना। उसके बाद जो है जब P5 का खाना कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये चॉपस्टिक वापस से वहां रख देगा, ठीक है। अब देखिए दो चॉपस्टिक अवेलेबल मिल गया, तो P1 जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखिए P4 यहाँ पे एक पहले उठा चुका था और दूसरा यहाँ पे P4 अब एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि P4 के लिए चॉपस्टिक अवेलेबल मिल चुका है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों फॉग इसको मिल गया है, तो ये भी खाना स्टार्ट कर सकता है। अब ये जब चॉपस्टिक रखेगा तो उसके बाद P3 खा सकता है, उसके बाद P2, उसके बाद P1, है ना। तो ये एक सेफ सीक्वेंस हुआ। क्या हुआ सेफ सीक्वेंस, कि पहले P5 यानी एटलीस्ट वन प्रोसेस, एटलीस्ट वन फिलोसफर ऐसा हो जो कि लेफ्ट चॉपस्टिक पहले उठाए और रिमेनिंग अदर फिलोसफर जो है राइट चॉपस्टिक पहले उठाए, ठीक है ना। ये हो गया आपका डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो तीसरा प्रॉब्लम जो है, तीसरा प्रॉब्लम क्या हम लोग ऑब्जर्व किए, यानी दो कोऑपरेटिव प्रोसेस यदि या मोर देन वन कोऑपरेटिव प्रोसेस जब कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है तो देयर माइट बी ए चांस ऑफ डेडलॉक, ठीक है ना। सो आज के क्लास में बस इतना ही। यहाँ पे आज हम लोग जो है ऑब्जर्व किए कि दो कोऑपरेटिव प्रोसेस और मोर देन वन कोऑपरेटिव प्रोसेस जब कंकरेंटली एग्जीक्यूट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोग ऑब्जर्व किए थे दैट इज इनकंसिस्टेंसी। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम लोग ऑब्जर्व किए थे लॉस ऑफ डेटा, और जो थर्ड प्रॉब्लम हम लोग ऑब्जर्व किए हैं दैट इज डेडलॉक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे जो है प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करें और क्या ऐसा टेक्निक लगाएं हम लोग जिससे कि दो कंकरेंट प्रोसेस जो है, दो कोऑपरेटिव प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट करे, बट ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा था इनकंसिस्टेंसी, लॉस ऑफ डेटा एंड डेडलॉक, ये प्रॉब्लम अराइज ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग कल जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो सॉल्यूशन हम लोग ढूंढे हैं क्या वो सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन है, मीन्स करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या वो सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।